हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, इधर कुछ दिनों से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही थी और उसका कारण यह था कि घर पर कुछ काम चल रहा था हमारे, और फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से वीडियोस अपलोड कह लीजिए, वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से अपलोड भी नहीं हो पा रही थी। बहरहाल चीज़ें अब ठीक हो गई हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास को देखा था, जो कि था क्राउन के अंडर में जो भारत का संवैधानिक विकास होता है उसको। सो उसी क्रम में जो आज का टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। तो संविधान, भारतीय संविधान की जो मूल रूप की जो विशेषताएं हैं वो, जो या ऐसे कहें कि भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं, बेसिक विशेषताएं जो हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं या मूल विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है लिखित संविधान। जो भारतीय संविधान की सबसे पहली या मूल विशेषता वह यह है कि यह लिखा हुआ है, लिखित संविधान है। पहली वीडियो जो मैंने बनाया था पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि संविधान क्या है, उसमें मैंने बताया था कि जो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। साथ में मैंने यह भी बताया था कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान जो है वह है कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। मैंने यह भी बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है वह है मोनाको का, और दुनिया का कहिए जो अलिखित संविधान है, सबसे बड़ा अलिखित संविधान जो है वह है ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। तो एक विशेषता तो यह हो गई, लिखित संविधान दुनिया का सबसे बड़ा। दूसरी विशेषता जो है या दूसरी क्वालिटी है वह क्या है? तो दूसरी क्वालिटी यह है कि इसमें जब संविधान लिखा गया था तो इसका जो कहिए जो सबसे पहला रूप था उसमें क्या शामिल किया गया था? एक प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या थी? वही हम भारत के लोग, इन शब्दों से जिसकी शुरुआत होती है। तो संविधान के पहले पृष्ठ पे यह लिखा गया है। तो जब मैं प्रस्तावना आपको पढ़ाऊंगा, उद्देशिका और प्रस्तावना के बीच में अंतर आपको बताऊंगा, तो इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा। तो एक प्रस्तावना है, मूल संविधान की बात कर रहा हूं, साथ में इसमें 395 अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। 395 अनुच्छेद थे। 22 भागों में भारत के संविधान को बांटा गया था या डिवाइड किया गया था, और 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थीं। वर्तमान की बात कहें तो आज इसमें 465 के आसपास आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, और जो भाग 22 था वह 25 हो गया है। पार्ट कहें या भाग कहें, 25 पार्ट्स या 25 भाग में। और जो अनुसूचियां, इसको शेड्यूल बोलते हैं, यह 12 हो गई हैं। लेकिन जो मूल रूप से इसी को किया जाता है, क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए 22 भाग है, इसमें 22वें भाग को 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 2 पार्ट में 22A कर दिया गया है, 22B कर दिया गया है। ऐसे यह पहले 1 था, अभी 2 हो गया। तो इस हिसाब से, इस आधार पे या इस हिसाब से 25 पार्ट ऐसे हो गए हैं। और अनुच्छेद भी ऐसे ही हैं। ठीक है, कि मान लीजिए 32, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, 32 है तो 32A कर दें, 32B कर दें, 32C कर दें, उसमें क्लॉज डाल करके ऐसे कर दें, तो ऐसे अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ गई है। तो 465 अनुच्छेद, 25 पार्ट और 22 अनुसूचियाँ वर्तमान में भारतीय संविधान में है। लेकिन अगर बाई चांस एग्ज़ाम में पूछे कितने अनुच्छेद हैं, तो आप यही बताइएगा, 395। अगला क्या है?
पहली बात तो यह है कि हमारा संविधान कठोर और लचीलता का मिश्रण है। इसमें कठोरता भी है और लचीलता भी है। कठोरता की वजह से इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, हेवेंस ऑफ लॉयर्स। ठीक, लॉयर्स यानी वकीलों का स्वर्ग। कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें संशोधन करना या बदलाव करना मुमकिन या पॉसिबल नहीं है। और लचीला इसलिए कहा जाता है कि एक विशेष बहुमत के आधार पे भारत के संविधान के कुछ पार्टों में या कुछ अनुच्छेदों में बड़े आसानी से बदलाव किया जा सकता है। अब आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि क्या भारत की प्रस्तावना, जो ये प्रस्तावना है, इसमें चेंजेस लाया जा सकता है या नहीं, और अगर चेंजेस लाया गया था तो आखिरी बार चेंज या बदलाव कब लाया गया था। तो आप कमेंट करके मुझे यह बताइएगा ज़रूर। तो तीसरी विशेषता क्या है? कठोर और लचीलापन का मिश्रण हमारे संविधान में देखने को मिलता है। आगे चौथी विशेषता है मूल अधिकार, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और यह मूल अधिकार वाला जो सिस्टम है इसे यूएसए से हम लोगों ने कॉपी किया है कहिए, या यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें यह बताने का प्रयास करूंगा कि भारतीय संविधान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विभिन्न विभिन्न देशों से ली गई हैं। तो यह आपको सेपरेट एक अलग वीडियो देखने को मिलेगा। आज मैं आपको जस्ट विशेषताएं बता रहा हूं, लेकिन साथ में उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। तो मूल अधिकार, तो भारत के जो सभी नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसी को मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। इसकी पढ़ाई भी हम लोग विस्तार से आगे करेंगे। अगला है नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं इसको, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं इसको। इसे लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है इसे। नीति निर्देशित तत्व बेसिकली क्या करते हैं, जो समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं या दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने का या उनको ऊपर लाने का प्रयास करते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो हमारे स्टेट है उनको यह बताने का प्रयास किया जाता है कि आप लोग समाज के दबे कुचले लोगों के लिए कल्याणकारी काम करें, कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों के मामलों से यह सारी चीज़ें की जाती है, जिसे आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व को ही ऑस्टिन ग्रीनविले ने ऑस्टिन ग्रीनविले ने भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने? ग्रीनविले ने। भारतीय संविधान की आत्मा, ग्रीनविले ने नीति निर्देशक तत्व को या नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 32 में शामिल संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, किसको? अनुच्छेद 32 में शामिल संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने।
भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, साथ में जो हमारी प्रस्तावना है, जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं अपनी, तो उससे हमारे बेसिकली एक संविधान की जो चीज़ें हैं, हमारे संविधान में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, उसका दर्शन हो जाता है। इसी वजह से हमारी प्रस्तावना को भी हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जनरली अगर आपसे पूछेगा तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार पे मारेंगे, इसको भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब बाई चांस अगर नाम वगैरह लेकर के पूछे तो ग्रीनविले ऑस्टिन ने जो कि किसको, नीति निदेशक तत्वों को या नीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इस पे आप मार्क करेंगे, इस पे टिक लगाएंगे। अगली विशेषता यह है कि भारत का संविधान भारत के लोगों को एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता प्रदान करता है। और यह एकल नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हम लोगों ने इसे लिया हुआ है। ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली है, उसमें एक है विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ होता है, अंग्रेजी में कहें तो रूल ऑफ लॉ, या कानून का शासन नॉर्मल भाषा में कहें। कई लोग विधि नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए कानून का शासन, ठीक है, या रूल ऑफ लॉ। इस प्रकार से यह ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सारे, जैसा कि मैंने बोला कि आपको ज़रूर मैं बताऊंगा कि जो भारतीय संविधान में शामिल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एकल नागरिकता, नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, मैं पर्टिकुलर एक अलग सी वीडियो जरूर इस पर बनाऊंगा। तो एकल नागरिकता भारतीय लोगों को प्रदान की जाती है। वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है, दोहरी नागरिकता दी जाती है। एक स्टेट की दी जाती है, दूसरा सेंटर की तरफ से जारी किया जाता है। दो नागरिकता वहाँ लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आप न्यूयॉर्क छोड़ करके आप साउथ डेकोटा गए, आपको वहाँ अलग लेना पड़ेगा। कैलिफोर्निया गए, आपको वहाँ अलग लेना पड़ेगा। विलिंगटन, जो भी विलिंगटन बोल रहा हूँ, वॉशिंगटन गए तो आपको वहाँ पे अलग लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं, अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी आपको। अगला पॉइंट है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, तो हमने सबसे पहली बात तो हमने आज़ाद होते ही सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया। और उस टाइम वोट डालने की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष। 21 वर्ष। वहीं अमेरिका जैसे जो देश थे जब आज़ाद हुए तो उन्होंने काफ़ी समय बाद अपने देश की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। और हमने जैसे ही आज़ाद हुए सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया। तो कौन आगे हुआ, कौन ज़्यादा ओपन माइंडेड हुआ, कौन, हम इंडियंस। तो ये चीज़ है। तो वयस्क मताधिकार बेसिकली क्या है, एक विशेषता है जो कि हम लोगों ने अपने यहाँ के पब्लिक को, अपने यहाँ की जनता को दिया हुआ है। तो यह वयस्क मताधिकार पहले 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन को अमेंडमेंट बोलते हैं। संशोधन जो हुआ था, संशोधन जो हुआ था, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके माध्यम से जो ये 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसके माध्यम से वोट डालने की या मत देने का जो अधिकार था उसको 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष। अब ऐसा कई बार पूछ सकता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मत डालने की जो आयु है वह 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह चीज़ पॉसिबल हो पाई थी, जिसमें वोट डालने का अधिकार जो था वह 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। आगे जो है वह है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य लिया गया है रसिया से और इसको शामिल किया गया है 51A में। अलग से पार्ट बनाकर 51A उसमें इसको शामिल किया गया है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे यह नहीं बताया कि नीति निर्देशिक तत्व जो हैं वह 36 से 51, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हैं। और 51A में मूल कर्तव्यों को शामिल
कर दिया गया है। तो हमारे देश की जो पब्लिक है, हम लोग जो हैं, इस भारतीय होने के नाते हम लोगों को तकरीबन 11 मूल कर्तव्यों को फॉलो करना पड़ता है। 11 मूल कर्तव्यों को फॉलो करना पड़ता है। उसमें जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान करना होता है, झंडे का सम्मान करना होता है, ठीक है। तो ये ऐसी 11 बनाएंगे, इसके बारे में भी मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। तो यह मूल कर्तव्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे लिया गया था रूस से लिया गया था। और 42वें 42 संविधान अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के माध्यम से यह एक अलग पार्ट तैयार किया गया और मूल कर्तव्य के नाम से 51A पार्ट बना करके हमारे संविधान में यह जोड़ दिया गया। तो यह कुछ बेसिक सी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं जो एक बारगी संविधान की झलक प्रदान करते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। एक अननोन व्यक्ति अगर इन सारी चीज़ों को जब देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी के संविधान में ये सारी चीज़ें शामिल की गए हैं। बशर्ते जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा पॉलिटिक्स, मतलब जो मतलब कहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो चला रहे हैं, जो सरकार है, अगर इन सारी चीज़ों को ठीक तरीके से अप्लीकेबल अगर करे तो ना इतने देश में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, ना हिंदुओं को प्रॉब्लम होगी, ना मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी, ना सिखों को प्रॉब्लम होगी, ना क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होगी। बशर्ते इन सारी चीज़ों को अगर ठीक से अप्लाई किया जाए, अगर इन सारी चीज़ों को ठीक से अप्लाई किया जाएगा तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर यह चीज़ें ठीक से अप्लाई नहीं होती हैं तो एक दूसरे धर्म का व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करता है। देखिए, दूसरे धर्म का कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भारत है, यहाँ पे सभी लोग बराबर हैं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी भी जात से हो, ईच एंड एवरीवन इज इक्वल, सभी लोग बराबर हैं भारतीय संविधान के सामने। लेकिन यह सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सबके ऊपर तो अप्लीकेबल होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें देखने में और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहिए लूप होल हैं, इसी वजह से चीज़ें प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से नहीं चल पा रही हैं। बहरहाल भविष्य में इसके अच्छा होने की उम्मीद करते हैं और यही कहूँगा कि हो सकता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए हमारे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।